आदाब। मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिनका जिक्र करूंगा। सबसे अहम और पहली खबर यह है कि इराक पर हमला हुआ है, बड़ा हमला। और ये हमला उस वक्त हुआ है कि जब हजरत इमाम हुसैन के ज़ायरीन अरबईन के मौके पर करोड़ों की तादाद में वहां पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में खबर यह है कि उनके कैंप पर ये हमला हुआ है जो इराक और ईरान का बॉर्डर है। इससे पहले भी एक हफ्ता पहले करीब इसी तरह का हमला हुआ था, उसमें 2 लोगों की शहादत हुई थी। और फिर ये हमला हुआ है। हालांकि अभी ये नहीं पता चला कि इसमें कितने लोग हलाक हुए हैं, क्या है, लेकिन हमला बड़ा था क्योंकि जिस तरह से लपटें उठ रही हैं, कैंप में आग लगी हुई है, उससे लग रहा है कि ये जानबूझ करके। अब ये दावा किया जा रहा है अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से कि दरअसल ये हमला ज़ायरीन पर नहीं है, बल्कि इराक की जो मिलिशिया है, जो प्रॉक्सी है ईरान की, अब्दुल शाबी, उस पर यह हमला किया गया। ये आ जा रहा है। लेकिन तमाम जो रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमला दरअसल ज़ायरीन पर किया है और लानत मलामत हो रही है सऊदी अरब पे कि सऊदी अरब को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका और सऊदी अरब इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की पूरी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से शिया सुन्नी हो जाए। 3 साल की जंग में, 3 साल की जंग, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इजराइल शिया सुन्नी नहीं कर पाए। क्योंकि आप ये देखिए कि ईरान जो हमले कर रहा है, चाहे बहरीन पे, कुवैत पे, तमाम जो हमले कर रहा है वो कर रहा है अमरीकी बेस पे। और इस बात को अब खुद सऊदी के, बहरीन के, कतर के, जॉर्डन के, लेबनान के अवाम समझ रहे हैं कि हमला ईरान अवाम पे नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान कर रहा है ये हमला अमरीकी बेसिस पे। और अब तक 40 अमरीकी बेसिस पे ईरान ने हमला किया है। सऊदी अरब पे जो हमला हुआ था, जो यमन अंसारुल्लाह हौती ने किया था, वो दरअसल हमला आरामको पर था। और आरामको जो है वो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन गैस वहां पे प्लांट है, उस पे हमला किया था। तो ये हमला भी सऊदी अरब पे नहीं माना जाएगा। फिर सऊदी अरब कैसे रिएक्शन कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, जबकि उसने खुद कहा था कि अगर ईरान पे हमला किया जाएगा और ईरान अमरीकी बेसिस पे हमला करेगा तो उसे सऊदी अरब का हमला नहीं माना जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में आकर के लानत मलामत या किसी किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। तो नंबर एक तो ये है कि वहां पे हमला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़ायरीन जाने का एक सिलसिला है वहां पे। और हजरत इमाम हुसैन का चेहलुम है जिसे अरबईन कहते हैं, और ये 80 किलोमीटर का सफर होता है नजफ अशरफ से लेकर के और करबला तक। 80 किलोमीटर लोग जो है वो जियारत के लिए पैदल जाते हैं और वहां पे सारे इंतजाम होते हैं, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में खौफ पैदा करना, दहशत पैदा करना, ये भी एक साजिश है। हालांकि अगर इराक की बात करें तो इराक में जो हुकूमत है, जैदी जो वजीर आजम है, अभी जब वो ईरान के सफर पे गए थे तो अमेरिका का पैगाम लेकर के गए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इराक में कोई दुश्मनी नहीं है, ये कहा जा सकता है। तो फिर अमेरिका हमला क्यों करेगा? लेकिन अमेरिका सऊदी से करा रहा है, यही साजिश है अगर ऐसा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एक मुस्लिम नाटो बनाने की बात फिर सामने आ रही। क्या तैयारी हो गई? इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की 3 मुल्कों की अफवाज जो है वो एक साथ होंगी। इसके बाद मिडिल ईस्ट की दूसरी जगहों की भी फौज आएगी, तो एक मुस्लिम नाटो बनेगा। मैं इसको सिवाय गुमराह कुन बातों के और कुछ नहीं कहूंगा कि मुस्लिम नाटो कैसे। इतने दिनों से, पिछले 3 साल से टर्की बार बार मुस्लिम नाटो, मुस्लिम नाटो, मुस्लिम नाटो। सवाल यह है कि तुर्की पहले जो नाटो है, जो अमेरिका के तहत चल रही है, उससे रिजाइन करे, उससे कहे कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और
اعلان کرے کہ اسرائیل کے خلاف وہ کھڑے ہیں، لیکن محض بیان بازی کہ صاحب ہم ان کے خلاف ہیں اور اسرائیل دہشت گرد ہے، قاتل ہے، مجرم ہے غزہ کا، صرف بیان بازی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بیان بازی کرتے رہیے، بیان بہادر بنیے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں غزہ پہ بڑے حملے ہوئے ہیں، وہاں پہ لگاتار جو ہے بامبنگ ہو رہی ہے، کارپیٹ بامبنگ شروع ہو گئی پھر وہاں پہ جس میں بڑے پیمانے پہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کل 14 لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے، آج پھر اتنی تعداد بتائی جا رہی۔ تو لگاتار جس طرح سے حملے غزہ میں فلسطین میں ہو رہے ہیں، کیا اس کے خلاف ترکی بول رہا ہے؟ کیا ترکی نے ایک بار بھی کہا کہ اگر تم حملہ کرے تو ہم اس کا جواب دیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ مسلم ناٹو بنا رہے ہو، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ارے بھائی سعودی عرب میں پاکستانی فوج آلریڈی موجود ہے وہاں پہ، اور ٹرکی جو ہے وہ کہاں لے جائے گا فوج؟ سب سے پہلے اگر طاقت ہے تو آپ یہ جنگ روکیے، یہ جو حملے ہو رہے اسرائیل کے غزہ پہ مظلوم فلسطینیوں پہ، اس کو روکیے۔ کیا آپ اتنے اہل نہیں ہیں؟ آپ تجارت کر رہے ہو اسرائیل کے ساتھ مل کر اور کہہ رہے ہو حملہ ہم روکیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سوائے قوم کو گمراہ کرنے کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ وہی ٹرکی ہے جو دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا ہے، لیکن جب کارروائی کی بات آتی ہے تو ایک زیرو برابر جو ہے اس میں ہمت نظر نہیں آتی۔ کیسے خلیفہ بنو گے؟ کیا امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے خلیفہ بنو گے؟ کیا تم اسرائیل کے آگے جھک کر کے مسلم دیشوں کے خلیفہ بنو گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ او آئی سی کہاں ہے؟ میں کل بھی سوال کر رہا تھا، آج بھی، کہ کہاں گئی ہے مسلم 57 ملکوں کی آرگنائزیشن؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے او آئی سی؟ اور کہاں سعودی عرب تو پرسائڈ کر رہا ہے، صدر بنا بیٹھا ہوا ہے، تو کیوں نہیں بول رہا ہے؟ او آئی سی کی کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی، تو یہ انتہائی شرمناک ہے، اور یہاں پہ ایک فیصلہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ فلسطینی مظلوم جو قتل کیے جا رہے ہیں اسے روکا جا سکے۔ لبنان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال جواب ان کو مل رہا ہے اسرائیل کو، اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اکتوبر میں اسرائیل کے اندر چناؤ ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو چناؤ میں اپنی بڑھوتری دکھانا چاہتے ہیں، برتری دکھانا کہ جناب ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے سب کو تباہ کر دیا، مار دیا ہے، اور بڑا قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن پھر بھی جو اسرائیل سے رپورٹ آ رہی ہے، کل ہی میں نے پڑھا تھا، وہ رپورٹ یہ ہے کہ وہاں 70% لوگ ان کے خلاف ہیں۔ ابھی بھی جو ان کی گورنمنٹ تھی، اب تو خیر وہاں چناؤ کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں تو وہ مائنارٹی میں تھی اور کھینچتان کے اس کو چلا رہے تھے۔ تیسری بہت امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے یوکرین نے زیلنسکی نے حملہ کیا تھا ایرانی شپ پہ، تو اس سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا، اور ایران نے جو آئی آر جی سی ہے اس نے وارن کیا تھا زیلنسکی کو کہ ہم تمہیں بھی بخشیں گے نہیں، تم پر بھی حملہ کریں گے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ زیلنسکی نے باقاعدہ ایران سے معافی مانگی ہے، سوری کہا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کے لیے معاوضہ بھی ادا کریں گے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کی طاقت کا اندازہ اب یوکرین کو بھی ہوا ہے، اور اس نے یہ مانا ہے اپنی غلطی کو۔ تو بہرحال یہ پوری سچویشن، اور آپ یہ دیکھیے یوکرین کیوں ایسا کر رہا ہے، کس کے اشارے پہ ایسا کر رہا ہے؟ ابھی روس سے جنگ تھمی نہیں، روس اور یوکرین میں لگاتار جنگ چل رہی ہے، اور چھوٹا سا یوکرین، تو یہ حملہ بھی میں آپ کو کہوں کہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں امریکہ کے اکساوے پر ہی ہے۔ امریکہ یہ کرتا ہے کہ خود تو حملہ بند کر دے گا، لیکن دوسروں سے حملہ بیک ڈور سے جاری کرواتا ہے۔ یہ اس کی بہت پرانی سازش ہے، لیکن یہ چلنے والی نہیں ہے۔ ایران نے بہت کلیئر کر دیا، آیت اللہ مجتبی خامنہئی جو موجودہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں، کہ ہم اب کوئی بات چیت فی الحال نہیں کریں گے، اور ان کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اور یہی ایران کے عوام کی مانگ ہے۔ ایران کے عوام نے بار بار ڈیمانڈ کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بات کرنے کے لائق نہیں ہے، ان سے بات نہیں ہونی چاہیے، ان کو صرف جواب دینا چاہیے، اور وہ جواب اسلحہ ہے۔
मिसाइल है। तो बहरहाल ये पूरी सिचुएशन इस वक्त की है। सबसे ज्यादा इराक की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, और ये जो हमले हैं ये रुकने चाहिए, क्योंकि वहाँ करोड़ों लोग मौजूद है, पूरी दुनिया से लोग गए हैं, और अगर ऐसा होगा तो फिर ये जंग बड़ी हो जाएगी, और फिर मुझे लग रहा है कि ईरान इस पे बड़ा एक्शन लेगा। तो ये सिचुएशन है। इसी के साथ साथ एक और खबर आ रही, वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, और वो ये कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची, उन्होंने अब यूरोप को वार्न किया है। यूरोपीय कंट्री पहले भी हरकत करते रहे हैं। जब अंसारुल्लाह लाहौती ने यमन में रेड सी को ब्लॉक किया था, तो 18 यूरोपीय ममालिक ने मिल करके वहां पे हमला किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अब ये फिर हरकतें कर रहे हैं कि मिल करके एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं ये तमाम यूरोपीय कंट्री कि ईरान को निशाना बनाया जाए। अब ऐसे में सैयद अब्बास इराक्ची ने बहुत साफ वार्न किया है कि हमारी मिसाइलें तुम तक भी पहुंचेंगी, ऐसा मत समझिएगा। तो अब ये देखिए कि अगर ये जंग यूरोपीय मुल्कों तक पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि फिर ये माना जाएगा कि दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बहुत तेजी से अलग अलग दायरे बन रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, यूरोप है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चीन है, इसमें रूस है, ईरान है, मिडिल ईस्ट के कुछ और ममालिक हैं। तो ये सूरत जो है बड़ी धमाका खेज हो जाएगी। और सैयद अब्बास इराक्ची बार बार एक बात दोहरा रहे, ईरान बार बार दोहरा रहा है कि देखिए कुछ भी आप कर लीजिए, ईरान गुलामी इख्तियार नहीं करने वाला। स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है उस पे हमारा कब्जा रहेगा। हमने जो पॉलिसी बनाई है उस पे सबको अमल करना होगा, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, और ये हमारी ट्रिटी में है, ये जो है इंटरनेशनल वाटर लॉ के तहत नहीं आता है। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल है। अब यूरोप की तरफ से क्या वाकई वो मिल करके ईरान पे अटैक करेंगे, या महज ये हवाबाजी है? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि मिड टर्म का चुनाव अभी अमेरिका में होना है, और डोनाल्ड ट्रंप की हालत वहां पे अच्छी नहीं है। वहां गैस की कीमत बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की, और खाने पीने की चीजें भी वहां जो है महंगी हो रही। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह की हरकत करेंगे कि ईरान को फिर टारगेट करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बहरहाल इस सिलसिले में अगर कोई और अपडेट होगी फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अपडेट पेश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।